बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कल हम स्टॉप किया था, हमने कहाँ पर स्टॉप किया था? इस पर, इसी क्वेश्चन पे। चले आए भाई, क्या कहते हैं? अंसारी लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के मतलब इस सब्जेक्ट में एक ही है। कितना है? 200 मिलियन। द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years एंड एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 20 मिलियन। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितने का लिया? 200 मिलियन का। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 years, रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन। मुझे जरा डेप्रिसिएशन पर ईयर बता दें। डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाओ भाई। 200 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 36। ये 36 क्या है? डेप्रिसिएशन। और ये है पर ईयर। अकाउंटिंग प्रॉफिट बराबर होता है कैश प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। तो फिर कैश प्रॉफिट बराबर होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। ये क्या है? ईयर। और ये क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहां क्या ले आऊंगा? डेप्रिसिएशन। लिखवाएं जी पहले साल की। 36 सेकेंड ईयर, 36 थर्ड ईयर, 36 देन 36 और देन 36। अब यहां एक पॉइंट डिबेटेबल है। वो पॉइंट क्या डिबेटेबल है? कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है 20 मिलियन, ये जो रेजिडुअल वैल्यू है 20 मिलियन, क्या ये इस फॉर्मेट वाली फिगर में शामिल है या नहीं? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 20 इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि ये एक रेजिडुअल वैल्यू है। और याद करें FR1 और इंट्रो, गेन जो है वो प्रॉफिट में जाता है, गेन प्रॉफिट में जाता है। और यहां गेन प्रॉफिट में गया होगा, लेकिन ये तो रेजिडुअल वैल्यू है, इसका इस प्रॉफिट से कोई लिंक। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। एज पर रैशनलिज्म, एज पर रैशनलिज्म, residual value is not part of, residual value is not part of accounting profit, is not part of accounting profit. So whenever we are, reversing back the calculations, so whenever we are reversing back the calculations, we will also include, we will also include 20 million in year end cash, in year, in last year cash flow, in last year cash flow, लास्ट ईयर के कैश फ्लो में इस 20 मिलियन को शामिल करेंगे। तो यहां कितना लिखा करूंगा? 15 प्लस 20। अब आ जाए जी कैश प्रॉफिट्स पर। कैश प्रॉफिट्स कह दें, कैश फ्लोज कह दें, एक ही बात है। कैश फ्लोज बताएं जी। 61, 73, 56, 81, 71, 71। क्या मांग रहा है? पे बैक पीरियड। क्या इवन कैश फ्लोज है? अनइवन है? जल्दी से कैलकुलेट कर दें। ईयर बनाए,
कैश फ्लो बनाएं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाएं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 0 में कितना कैश आउटले है जी? 200। और अगर कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होती तो वो इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते। क्यूमुलेटिव कितना बना 200। पहले साल का इनफ्लो बनाए 61, कितना बना 139, देन 73, 66, 56, 10, 81, 71। पॉजिटिव हो गया। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बताएं कितने से ज्यादा है 3 से, कितना रिक्वायर्ड था 10, कितना आया 81। आंसर दीजिए 3.123 ईयर्स। ये क्या आ गया बेटा, पे बैक आ गया। अगर टारगेट पे बैक इससे ज्यादा हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे, कम हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कौन सी टेक्निक सीख ली हमने, पे बैक। अभी इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस नहीं डिस्कस करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, पहले पांचों टेक्निक्स करेंगे, पांचों की नॉलेज लेंगे, फिर जब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे तो वो लॉजिकल डिस्कशन होगी। अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो सिर्फ हम क्रैमिंग कर रहे होंगे, हमें पीछे बैकग्राउंड जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो क्या इग्नोर करेंगे अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मुझे ये सॉल्व करके दें क्वेश्चन जल्दी से, जरा 1 मिनट लगाइएगा। वो मिनिमम को इग्नोर कर दिया था ना, एक आया था तो इग्नोर कर दिया था कि अगर इसको लेके भी चलेंगे तो राउंडिंग ऑफ में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको एग्जैक्ट करना चाहें तो कोई इशू नहीं। आ गया है भाई हुरैरा, आप भी आ गया है। पहले क्वेश्चन को समझना, ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं। मैंने फिर कहा था ये R1 R2 नहीं है, पहले समझे वो क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट में। कहता है पे बैक कर दो, ये तो कर दूंगा, आगे भी तो कुछ कह रहे हैं, एंड सजेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट ऑन इट्स बेसिस। अब टारगेट ढूंढे, टारगेट ढूंढे, वो कह रहे हैं ना चारों में से मुझे बताएं मैं किसे सिलेक्ट करूं, टारगेट तो है नहीं। जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम होगा, जल्दी से कर दें, 1 मिनट लगाए। ध्यान से देखिएगा, इनिशियल आउटले नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है। जल्दी से करना बेटा। किस ऑप्शन में टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, प्रोजेक्ट ए में, क्योंकि कांस्टेंट यानी इवन कैश फ्लोज आ रहे हैं। जी बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताएं ए में 240 डिवाइडेड बाय 80, आंसर दीजिए 3 ईयर्स। बी में आ जाए बेटा, क्या लिखूंगा, ईयर, कैश फ्लो,
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल ही है जी। 0 का आउटफ्लो 300, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, 20, क्यूमुलेटिव 300 नेगेटिव, 180 नेगेटिव, 60 नेगेटिव, 60 पॉजिटिव और फिर 80 पॉजिटिव। मिनिमम कितना है 2 प्लस रिक्वायर्ड कितना था, आया कितना 120, आंसर 2.5 ईयर्स। सी के लिए आ जाए, ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर कितना है 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक गया 4 तक ही गया। 0 में बताए 400, तो क्यूमुलेटिव भी 400 नेगेटिव, देन 150, 250 नेगेटिव, 150, 100 नेगेटिव, 120, 20 पॉजिटिव, 280, 300। ओके हो गया। कहाँ से शुरू करूं जी। मिनिमम 2 प्लस रिक्वायर्ड था 100, आया 120, आंसर 2.83 ईयर्स। डी में ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जी बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, कैश फ्लो 500 नेगेटिव, 500 नेगेटिव, देन 100, 400 नेगेटिव, 200, 200 नेगेटिव, 90, 110 नेगेटिव, 165, 55 पॉजिटिव। मिनिमम का है 3 प्लस कितना रिक्वायर्ड था 110, आया कितना, आंसर 3.67 ईयर्स। चलो भाई बताएं जी चारों में से मिनिमम प्रोजेक्ट बी, तो लिखें एस प्रोजेक्ट बी has minimum payback period, as project B has minimum payback period so this project should be accepted. So this project should be accepted. एक पेज ब्लैंक छोड़ दें बेटा, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के नाम से डिस्कस करूंगा लेकिन राइट टाइम आने पर। एक पेज ब्लैंक छोड़ दें एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के नाम से, ताकि जब डिस्कशन करें तो पांचों को एक ही वक्त पे हम इंटीग्रेट कर रहे हो, पांचों टेक्निक्स को। छोड़ दिया ब्लैंक। अब हेडिंग बनाएं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्या हेडिंग बनाई है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बेटा ये आपको आईकैप की बुक में नहीं मिलेगा, आईकैप की बुक में नहीं मिलेगी टेक्निक, लेकिन आपने इसको समझना है क्योंकि पेपर में आ सकती है।
क्योंकि इंटरनेशनली जब आप बुक्स खोलते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ को देखते हैं, तो हर बॉडी में कितनी टेक्निक्स डिस्कस होती हैं? 5। अनफॉर्चुनेटली आईकैप की बुक में 3 लिखी हुई हैं, 2 नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन जिस दिन भी पेपर में आएगा उस दिन बच्चा परेशान होगा। आईकैप क्यों अपनी बुक में नहीं लिख रहा है? आईकैप ये समझता है कि ये बच्चे को पहले पता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये हमने एज अ अप्रेजल टेक्निक कहीं पढ़ी नहीं है, MFA तो पहली दफ़ा हमारे पास स्क्रीन पर आया है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड लिखें, इट्स अ प्योर प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक, इट्स अ प्योर प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक, इट्स अ प्योर प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक. In this method we will ignore time value of money. In this method we will ignore time value of money and will go back in FR1 and FR2 and will go back in FR1 and FR2. नाम क्या बेटा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ARR is another technique used in evaluation of investment appraisal. Accounting rate of return, also known as simple rate of return, is the ratio of estimated accounting profit of project to the average. नहीं लिखना बेटा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट भी यूज होती है, लेकिन हम क्या लिखा करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट. अब फार्मूला क्या है? ARR इज इक्वल टू एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कर लीजिए उधर बुकलेट पे, कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे लेकर आऊंगा? जितना प्रोजेक्ट की लाइफ होगी हर साल का क्या कैलकुलेट करूंगा? प्रॉफिट. सारे प्रॉफिट जमा करूंगा और नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर दूंगा. टोटल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके हो गया. यहां एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी साल में लॉस आ गया, हाँ माइनस करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स सेम रहेंगे. लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट. अगर किसी साल में लॉस हुआ, अगर किसी साल में लॉस हुआ, अगर किसी साल में लॉस हुआ तो उसको माइनस करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स सेम रहेंगे. इस जैसी कैलकुलेशन पहले कभी कहीं किया? जी की थी. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड R1 इन्वेस्टमेंट. भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को कहते हैं. और ऊपर क्या ले रहे होते थे? प्रॉफिट ले रहे होते थे. तो यहां पे भी ये देखें क्या ले रहा हूं? एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट, लेकिन डिवाइड किससे कर रहा हूं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से. लिखेंगे एग्जांपल. आ जाए जी. डिसीजन रूल बाद में करूंगा बेटा. देखें भाई क्वेश्चन. ये झटपट नहीं है. क्या है? चैट GPT. ठीक है, हीरो का फेवरेट एरिया. ओन्स अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फ्रेग्रेंस कैंडल्स. ठीक है भाई, हमारी तो मोमबत्तियाँ नहीं चलती ना, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप किसी अच्छे होटल में जाएं तो वहाँ की जो कैंडल्स होती हैं उनकी भी खुशबू ऐसी होती है जो हमारे यहाँ परफ्यूम्स की नहीं होती. अब वहाँ जाएंगे तो क्या खरीद के लाएंगे? कैंडल्स. फिर उसे ही लगा लिया करेंगे ताकि खुशबू तो आए ना भाई. आगे आए. Chat GPT is looking to expand her business, and to do this it will need to buy some new machinery to help produce more fragrance candles. Chat GPT has searched online and found 2 machines that are suitable to help in achieving the increased output. The cost of buying each machine and the annual estimated net profits, कौन से profit, are provided in the table below. एक क्या है? कैंडल विजर्ड है और दूसरी क्या है?
वैक्स बॉन्डर कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट कितनी है? ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और इसकी कॉस्ट कितनी है? ये क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आ जाए, ये क्या है? नेट प्रॉफिट्स। कितने साल के? 1 2 3 4 5। कितने साल के? 1 2 3 4 5। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट। किससे डिवाइड करूं भाई? किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करूं? हाँ भाई साहब, ताकि मेहरबानी। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट। फार्मूले में जाके देखें क्या है? एवरेज प्रॉफिट। क्या है? तो पहले इसे डिवाइड करूंगा 1 2 3 4 5 से, ये आएगा एवरेज प्रॉफिट। बोलें जी 26,000। इधर आ जाए, डिवाइडेड बाय 5, आंसर दीजिए 30। ये क्या आ गया? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये क्या आ गया? अब दोनों की क्या कैलकुलेट करूंगा? ARR। क्या कैलकुलेट करूंगा? ARR का फॉर्मूला बताएं। डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आ जाए भाई, आपने ICAP की बुक नहीं माननी, ना ICAP के पास पेपर मानने, आपने मुझे मानना है। ठीक है भाई, वरना कॉस्ट में जो काम खराब हुआ ना, फिर ना कहना कि सर जी हमने मानी नहीं। उस्ताद की माननी है, फिर इंशाल्लाह पेपर आपके हाथ में आएगा। क्योंकि MFA की ICAP में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं, ऐसी 5 अटेम्प्ट्स पड़ी हुई हैं। 5 अटेम्प्ट में कितना पूछ लिया होगा उसने सिलेबस। इसलिए MFA ज़्यादा टेक्निकल पेपर है, ख़तरनाक पेपर है। अभी तो वो लगा हुआ है, जो कुछ उसने बुक में दिया हुआ था उनमें से पूछ लेता था, बच्चा कहता था हो गया हो गया हो गया। जिस दिन फड़काएगा ना तो फिर फड़क जाओगे। तो हमने फड़कना नहीं है, एक काफ़ी है जो हमारा कॉस्ट फड़का हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए इंशाल्लाह। ठीक है, चलो कैंडल विज़र्ड। दूसरा कौन सा है? वैक्स बॉन्डर। वैक्स बॉन्डर तो मान के चलना, जितना पढ़ा हूँ वो सारा पढ़ना है आपने। ARR फार्मूला बताएं। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। बताएं जी, कैंडल विज़र्ड का एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट 30। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताएं 1 लाख इन अद्देनान इंसान बन यार, नो प्रॉब्लम। 26,000 इंटू और डिवाइडेड बाय 90,000। जी भाई, दूसरी तरफ कितना है? 36,000 डिवाइडेड बाय, बोलिए 1 लाख इंटू, इसका आंसर दे 89%। दूसरा 32.72%। लो बच्चों कॉपी कीजिए। अब बताएं किसकी ARR ज्यादा? वैक्स बॉन्डर की। तो किसे एक्सेप्ट करेंगे? वैक्स बॉन्डर। इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसकी ARR क्या है? ज्यादा है। तो रूल क्या बना? अगर ARR टारगेट से ज्यादा हुई तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ARR टारगेट से कम हुई तो रिजेक्ट करेंगे। और अगर टारगेट ना हुआ, 2 ऑप्शन हुए, 3 ऑप्शन हुए, तो किसको? जिसकी ARR ज्यादा होगी। कॉपी कीजिए। आए जी जरा डिसीजन रूल देखें वापसी पे। डिसीजन रूल क्या कह रहे हैं? Accept the project only if its ARR is equal to or greater than the required accounting rate of return in case of mutually exclusive project। क्या?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्सेप्ट द वन विद हाईएस्ट ARR। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई एक एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वन एट अ टाइम। कोई पूछे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, तो क्या कहोगे? दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं मूव कर सकते, वन एट अ टाइम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब वन एट अ टाइम एक्सेप्ट हो सकता है। पॉइंट फिर यही आएगा, अगर टारगेट और हमारे प्रोजेक्ट का ARR इक्वल आ गया तो क्या देखोगे? अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सिखाऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान में रखें। इक्वल आ गया तो क्या करेंगे? अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। वो अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बाद में डिस्कस करेंगे, जब सारी टेक्निक एक दफा डिस्कस कर लेंगे। अभी बेटा इसके अजम्पशंस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अजम्पशंस ही इसके लिमिटेशंस हैं। ये साइड पे लिखना है, किसी भी टेक्निक के जो अजम्पशंस होते हैं वही उसके लिमिटेशंस होते हैं। और हमने कहा अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस नहीं करेंगे, लिख लीजिए। किसी भी टेक्निक के अजम्पशंस उसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस कहलाते हैं। किसी भी टेक्निक के अजम्पशंस उसके डिसएडवांटेजेस या बोलिए लिमिटेशंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल 5 मुझे सॉल्व करके दें जल्दी से, शाबाश, 1 मिनट लगाएं। जी बच्चों क्या कह रहे हैं? कहते हैं एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,30,000 इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 32,000 फॉर 6 years. Depreciation is allowed on a straight line basis. It is estimated that the project will generate scrap value of 10,500 at the end of the 6th year. Calculate its accounting rate of return assuming that there are no other expenses on the project. ये क्या है? कैश इनफ्लो यानी कैश प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस हो के अकाउंटिंग प्रॉफिट? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,30,000। मेरी रेजिडुअल वैल्यू 10,500 डिवाइडेड बाय जी 6। आंसर सॉरी 19917 पर ईयर। ये क्या है? डेप्रीसिएशन। और ये क्या है? कैश प्रॉफिट।
अब हर साल के कैश प्रॉफिट में से अगर ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। कितना आया, 120, और हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या यूज करना है ARR के लिए, ARR इज इक्वल टू एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट 12083 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,30,000 इनटू आंसर 9.29%। और अगर ये ग्रेटर हुई टारगेट से तो क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे, और अगर ये लेस हुई टारगेट से तो क्या कर दोगे, तो रिजेक्ट कर दोगे। कॉपी कर लो बच्चा। इस सब्जेक्ट में ना दिमाग खोल के रखने हैं बस। इसके सॉल्यूशन लेंथी नहीं होंगे कि एक बोर्ड से शुरू होगा दूसरे बोर्ड से खत्म होगा, नहीं होगा। ना कॉस्ट में ऐसा होता है ना MFA में ऐसा होता है, वो R1 और R2 में ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ दिमाग हाजिर रखने और अपने आप को मुंशी नहीं समझना। कौन हो तुम, यार तुम इन्वेस्टर हो, गरीबो इन्वेस्टर हो तुम अपना पर्स खोलते हो उसमें 40-50 रुपए होते हैं, तुम कहते हो यार मैं कहाँ से इन्वेस्टर हूँ अंसारी यार। और यार इन्वेस्टर वो होता है जो लेके भी कुछ ना आए और इन्वेस्ट भी कर दे। ये कैसे, हाँ मांगना सिखाऊंगा तुम्हें। पहले मांगोगे मंगते बनोगे, मंगते इंटरनेशनल मंगते। इस वक्त गवर्नमेंट बनी, सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है, मंगते की। क्योंकि अगर वो मांग के ना लाया तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता, वो मांग के लाएगा तो इदारे चलेंगे। इसलिए हर कोई किसको सलाम कर रहा है, मंगते को, कि जा यार मांग के ला, खुद भी खाओ और हमें भी खिला। तुम यही देख रहे हो यार जेब में पैसे नहीं। अंसारी साहब कह रहे हैं मैं इन्वेस्टर हूं सर, मैं तो यहाँ किसी को एक इफ्तारी नहीं करवा सकता। आप कह रहे हैं मैं इन्वेस्टर हूं। दिल बड़ा होना चाहिए और मांगने का अंदाज होना चाहिए। तो क्या सीखने आए हो, मांगना। और मैं तुम्हें ऐसा मांगना सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह जिससे मांगने बैठोगे फिर लेके ही उठोगे उससे। ठीक है, तो क्या बनोगे तुम, मंगते। क्या बनोगे, और जितना अच्छा मंगता बनोगे उतना ही ये पेपर जल्दी तैयार होगा। हाँ आने लगाओ, लिखे भाई एग्जाम फोकस पॉइंट। जो स्क्रैप वैल्यू है उसको ARR की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। जो स्क्रैप वैल्यू है उसको ARR की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैश इनफ्लो दिया गया है वो ऑपरेशंस का है। क्या कहा, जो कैश इनफ्लो दिया गया है या कैश प्रॉफिट दिया गया है वो किसका है, ऑपरेशंस का है। और उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होगी, और उसमें से सिर्फ बोलिए डेप्रिसिएशन माइनस होगी। क्या नहीं पढ़ाऊंगा इसका अभी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी नहीं पढ़ाऊंगा। यहां से नॉर्मली क्वेश्चन देता है वो आपके MFA में। अभी देखें पीछे आगे सारे पास पेपर में A पार्ट में NPV पूछ रहा होता है, B पार्ट में IRR पूछ रहा होता है, NPV पूछ रहा होता है, IRR पूछ रहा होता है। ठीक, क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कहां से चली थी ये आपके साथ, ये QM में चली थी आपके साथ। थोड़ा बहुत इसे मैंने भी सेलिब्रेट किया था। कहां, पहले FR1 में बच्चियों
इम्पेयरमेंट में, वैल्यू इन यूज में। फिर हमने थोड़ा बहुत इसको लीज में डिस्कस किया, फिर थोड़ा बहुत हमने इसको IS 37 में किया था, जब प्रोविजन कमीशनिंग डी कमीशनिंग उसकी प्रेजेंट वैल्यू करते थे, इंटरेस्ट को अनवाइंड किया करते थे। सबसे पहले हेडिंग बनाएं इंटरेस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लिख के उसमें पहली सब हेडिंग बनाएं इंटरेस्ट। कितनी तरह के इंटरेस्ट होते हैं? दो, एक सिंपल और एक कंपाउंड। लिखें इंटरेस्ट के दो विंग्स बनाएं, सिंपल, कंपाउंड। व्हाट डू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? हर साल इंटरेस्ट अक्रू होगा, रिसीव करना हुआ तो रिसीव कर लेंगे, पे करना हुआ तो लिखें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल जो इंटरेस्ट अक्रू होगा, हर साल जो इंटरेस्ट अक्रू होगा रिसीव करना हुआ तो रिसीव कर लेंगे, रिसीव करना हुआ तो बोलिए रिसीव कर लेंगे, पे करना हुआ तो पे कर देंगे। अब लिखें कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कमेटी डाल लेंगे साथ वाली आंटी के घर, लिख लें। मैं सीरियस हूं बच्चियों, या तो तुम मजाक कर लो या पढ़ लो बेटा। कमेटी डाल लेंगे पड़ोसियों के घर। हम कौन सी कमेटी डालना चाहते हैं? पहली मिल जाए और बाद में देनी भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, हमारा नंबर आखिरी आएगा, कमेटी में हमारा नावा लास्ट आएगा। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। हम रिसीविंग साइड पे हुए तो कब मिलेगा? मैच्योरिटी पर। हम पेइंग साइड पे हुए तो कब पे करेंगे? मैच्योरिटी पर। लिखें इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा, इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा, रिसीव या पे एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ होगा, एट द एंड ऑफ, बोलिए, प्रोजेक्ट लाइफ होगा। अच्छा जी, कैलकुलेट तो हमने बड़ा किया, QM में NPV, R1 में भी किया, R2 में भी किया। हकीकत इसकी यहां खुलेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू की हकीकत कहां खुलेगी? यहां खुलेगी। अच्छा, कौन हो तुम? इन्वेस्टर। जेब में कितने पैसे हैं? 0। हाँ, हो इन्वेस्टर, पैसा 0 है। क्या करोगे? मांगोगे, मांग के लाओगे, और मांग के लाकर लोगों के सामने कॉलर ऊपर कर लोगे। लोग तुम्हें क्या समझेंगे? वो इन्वेस्टर है। कौन है? इन्वेस्टर। लगा दोगे पैसा, प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा? इन रिटर्न मिलेगा, कुछ कैश जाएगा, कुछ कैश आएगा। नेट जो कैश आएगा उसे जेब में डालोगे, डालोगे ना? अच्छा, डाल के घर जा रहे होगे, घर के कॉर्नर पे कौन खड़ा होगा? जिससे पैसे लिए थे। वो क्या कहेगा, किधर जा रहे हो? तो तुम क्या कहोगे? बेगम से को सलूट करने जा रहा हूं। तो वो कहेगा, भाई साहब पहले मेरी बेगम घर बैठी हुई है, मेरा हिस्सा मुझे दो, फिर घर जाना। तो उसका हिस्सा उसे दे दोगे। उसे जब दोगे क्या क्या दोगे? उसका प्रिंसिपल भी दोगे, और उसका प्रिंसिपल भी दे दिया, उसका इंटरेस्ट भी दे दिया। अगर फिर भी कुछ बच गया तो तुम कामयाब मांगते हो। हाँ, क्यों आए थे? खाली जेब आए थे। लिया कहां से फाइनेंस? मार्केट से। इन्वेस्ट कहां किया? मार्केट में। जब घर जाने लगे तो बोरवर
तो तुम थे, लेंडर कोई और था, वो अपना प्रिंसिपल लेने खड़ा हुआ और अपना इंटरेस्ट उसको भी दे दिया, उसका प्रिंसिपल, उसको उसका इंटरेस्ट भी दे दिया, घर में एंटर हुए, पैसे तुम्हारे ब्रीफ केस में। अब बेगम क्या कह रही है, चोरी करके लाया। तुमने कहा नहीं, वो कहती है 5 साल पहले तू घर से निकला खाली हाथ निकला ना, वापसी में तू ब्रीफ केस लेकर आ रहा है। तो उसे कहने इसी पढ़ाई के लिए तो मैं सारी की इतनी बातें सुनता था कि पैसा अपना मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन कमा के मैं तुझे शॉपिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो पैसा अपना वो सोच में पड़ गया, भैया आ जाएगा, आएगा इंशाल्लाह, पहले मांगना तो सीखना, आपका देना। अब होगा क्या, सबसे पहले हम मांग के लाएंगे। वो जो मांग के लाना है ना बेटा, वो उसे मैंने छुपा लिया है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम मांग कर ले आयो। अब मांग कर ले आयो तो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो सेल्स, लेस मटेरियल, लेस लेबर, लेस FOH एटसेट्रा जो भी कॉस्ट होगी, फिर कुछ पैसा बाकी बचेगा, वो फ्यूचर में बचेगा और तुमने लगाया आज है, उन फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करोगे। अगर पॉजिटिव आया तो तुम कामयाब हो, नेगेटिव आया तो तुम नाकाम हो। अब गौर से सुनना, जो तुम डिस्काउंटिंग करते हो ना, असल में तुम लोन प्रोवाइडर का शेयर उसमें से निकाल रहे होते हो। इसलिए तो कहते हैं एनपीवी पॉजिटिव आई तो पप्पू पास हो गया। मतलब जिनसे लिया था उनको भी उनका हिस्सा दे दिया, मटेरियल लेबर FOH वालों को भी उनका हिस्सा दे दिया, फिर भी तुम्हें कुछ बच गया। तो कामयाब फाइनेंस मैनेजर वो होता है जो एनपीवी को क्या लाने में कामयाब हो जाए, पॉजिटिव लाने में कामयाब हो जाए। हम इंटरेस्ट की ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो खुद हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक में हम इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, MFA में, अभी नहीं। अभी अज्यूम करो कि पैसा भी मांग कर ले आए और उस पैसे की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। इससे अगले चैप्टर में मांगना सिखाऊंगा, उससे अगले चैप्टर में जो मांग के लाऊंगा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। अभी अज्यूम करो क्या रेडीमेड अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है और उस फंड्स की कॉस्ट भी कैलकुलेट हो चुकी। अब सिर्फ हमने क्या करना है, हमने मार्केट जाना है, क्या लेकर, कैश लेकर। क्या ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कौन सी वाली, बेस्ट वाली। कौन सी वाली, और बेस्ट वाली वो होगी जिसमें लोगों का हिस्सा देने के बाद मुझे कुछ नहीं है, गरीबों बहुत ज्यादा बच जाए। बहुत कुछ के लिए नहीं हम खेल रहे, पागल है हम कुछ के लिए खेल रहे हैं। कुछ के लिए खेलने तो उठ के जाओ भाई। वो मेरा एक दोस्त बैठा था, उसका बेटा भी CA कर रहा, अभी R2 पढ़ के गया, आपकी क्लास में ही था, फैजान। भोला सा है इसलिए उसे तंग नहीं करता था मैं, उसने पहले ही कह दिया था चाचा मुझे क्लास में ना छेड़ना, मुझे शर्म आती है, तो मैं उसे नहीं छेड़ता था। तो उसके अब्बे को मैंने कहा यार इसे ना आर्टिकल्स के बाद जॉब ना करवा दी, इसे क्वालिफाई करवाई, वरना 70-80 हज़ार की जॉब मिली तो क्या फ़ायदा। वो बिजनेसमैन आदमी, उसने कहा यार इससे 3 गुना तो मैं खुद कमा लेता हूँ। तो फिर तुम थोड़े पैसों के लिए CA में नहीं आए, किसके लिए आए हो, बैग भर भर के लेके जाना, बैग भर भर के लेके जाना, लेकिन पहले पूरी सलाहियतें लगानी है। लगाओगे इंशाल्लाह। आओ जी, डिसीजन रूल तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि एनपीवी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखें जी, पहली एग्जांपल, फॉर्मेट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन। ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ये फॉर्मेट क्या नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ICAP का सारे सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम इसको खुडे लाइन लगा देंगे, हम अपने इस फॉर्मेट को लेकर चलेंगे। ये है सदाबहार फॉर्मेट। पहला साल
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन। अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रहने देंगे, उसका मतलब है इनफ्लो, और ब्रैकेट लगी तो लिखो पॉजिटिव का मतलब कैश इनफ्लो, ब्रैकेट का मतलब कैश आउटफ्लो। पॉजिटिव का मतलब कैश इनफ्लो, ब्रैकेट का मतलब कैश आउटफ्लो। अब जरा देखो भाई, कितना मांग के लाने में कामयाब हुए, 10,000 ले आए और लाकर कहां लगा दिया, प्रोजेक्ट में। कब लगाया, आज T0 में। प्रोजेक्ट ने वादा किया अंसारी 1 साल के बाद कितना मिलेगा तुझे, और दूसरे साल के एंड में। एनपीवी फॉर्मेट का ये ड्रॉबैक है कि ये साल का पहला दिन लिखेगा या साल का आखिरी दिन। दरमियान के जो कैश फ्लोज हैं उनके लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि या वो साल के पहले दिन अकर हुए या वो साल के, लिखो एनपीवी फॉर्मेट का ये बेसिक अजम्पशन है कि कैश फ्लो पॉइंट इन टाइम अकर हुए। क्या कहा, एनपीवी फॉर्मेट का ये बेसिक अजम्पशन है कि कैश फ्लो पॉइंट इन टाइम अकर हुए। प्रैक्टिकली पॉइंट इन टाइम अकर होते हैं, नहीं, ओवर द टाइम, लेकिन हम अज्यूम करेंगे पॉइंट इन टाइम। T0, T1, T2 लिखवाएं जी कैश फ्लोस। T0 में कितने, ब्रैकेट लगा दो, T1 में, T2 में जी 8,000। ये ऐसे ही सिंपल नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी ब्रेकअप आती चली जाएगी, कई चीजें आती जाएंगी, पूरी रेलिवेंट कॉस्टिंग अभी आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी रेलिवेंट कॉस्टिंग, मटेरियल की अलहदा, लेबर की अलहदा, वेरिएबल एफओएच की अलहदा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की अलहदा, नोशनल कॉस्ट की अलहदा, सारी आएगी। अभी ये समझे सारों का क्रंच 6,000 बना और 8,000 बना। अब मेरे बच्चों ये क्या है, फ्यूचर वैल्यूज। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यूज। मैं पैसा कब लेकर आया, आज लेकर आया। ये दो वैल्यू कहाँ की है, फ्यूचर की। तो डिसीजन कब लेना है, आज। तो लाइक विद लाइक होना चाहिए, क्योंकि ये है प्रेजेंट वैल्यू, T0 में प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू है, और ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। या तो इस आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाएं, या फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाएं। जब अगर जिंदगी में BFD दोबारा पढ़ाया, तुम्हारे साथ मोहब्बत चलते चलते वहां तक पहुंची, तो इसको यहां पे भी ले जाना एक ट्रिक है। लेकिन बुक्स में हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहां लेकर आते हैं। BFD में इसको भी यहां लेके चले जाते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे। MFA में इन दोनों को उठाकर यहां लेकर आएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट पे, ये 10% क्या है, मांगने का रेट। यानी जिससे मैंने फंड्स लिए हुरैरा भाई से, उन्होंने मुझे कितने परसेंट पे दिए हैं, 10% पे दिए। अब अगर ये पैसे मुझे प्रोजेक्ट से मिले तो क्या अंडर द आर्म लेकर भागूं और जाके सीधा अपने ड्राइंग रूम में पहुंचूं? नहीं, रास्ते में कौन खड़ा होगा, लेंडर खड़ा होगा और क्या कहेगा, ओए अंसारी इधर आओ, नहीं यार प्लीज, क्या कहेगा, इधर इंसान मत, इसमें से पहले मेरा हिस्सा निकाल, बाकी लेकर जा। और बाकी जब लेकर जाएगा, ध्यान रखिए मेरा प्रिंसिपल भी वापस करना। ये तो मेरी रिटर्न तुम निकाल रहे हो, मेरा प्रिंसिपल भी, और प्रिंसिपल कहाँ खड़ा हुआ है, 10,000 पे। अब इस पे डिस्काउंट फैक्टर लेना है, तो डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला FR1 में पढ़ा था, ये है। और यहां पावर कितनी है भाई, यहां पावर कितनी है, 0। और मैथ में जिसकी पावर 0 हो जाए
वो हमेशा 1 होता है, तो ये डिस्काउंट फैक्टर 1 ये पूरे सब्जेक्ट में मैं कैलकुलेट किया करूंगा, ठीक है, बाकी पे तो मैं लगाऊंगा। अब इधर आ जाओ, 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -1 0.909 0.909, इसका मतलब आज समझ लो, 1 रुपए में से मेरा हिस्सा 0.909 का है, बाकी किसका है? लेंडर का है। बाकी किसका है? तो कोई कहे डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे? लेंडर का इंटरेस्ट बाहर निकाल रहा हूं। क्या कहोगे? लिखो, डिस्काउंटिंग का मतलब है, डिस्काउंटिंग का मतलब है लेंडर का इंटरेस्ट शेयर एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेंडर का इंटरेस्ट शेयर एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहां पर आ जाए, 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -2 पॉइंट, बोलिए 826.826। अब आ जाए जी प्रेजेंट वैल्यू पर, ये कितना बना? 10,000 हेयर 545408 पॉजिटिव जमा कर दो, उसमें से ये 10,000 निकाल दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलिए जी 2062। पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका मतलब क्या है? हम कामयाब हो गए। खाली हाथ घर से निकले थे, फाइनेंस कहां से उठाया? मार्केट से, और उसे क्या कहा? 10% के हिसाब से तुझे दूंगा, और पैसा लेकर कहां चले गए? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने। इस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया, पैसा लगाया, सेल में से मटेरियल लेबर एफओएच वगैरह सारा माइनस किया, ये बाकी बचा, इसमें से उसका सालाना हिस्सा दिया। यहां क्योंकि 1 साल तक फंड्स इस्तेमाल हुए थे, तो देखो मेरा शेयर ज्यादा है, लेकिन यहां उसका शेयर 2 साल का हो गया, तो मेरा शेयर कम हो गया। इसका मतलब जितने ईयर ज्यादा होते जाएंगे उतना मेरा शेयर कम होता जाएगा, और जितना रेट ज्यादा होगा उतना मेरा शेयर कम होगा। यही डिस्काउंट फैक्टर 20% पे करके देखो, ये नहीं आएगा। 20% पे करके देखो पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर, तो फिर 2 रूल बने, जितना डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा उतना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा, जितना पीरियड लॉन्गर होगा उतना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा। इसका मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए लेने में भी मेरा नुकसान, हायर रेट पर लेने में भी मेरा नुकसान। लिखें, longer the period, longer the period, lower the discount factor, longer the period, lower the discount factor। दूसरा पॉइंट लिखें, higher the discount rate, higher the discount rate, lower the discount factor, and vice versa। क्या लिखा है? longer the period, lower the discount factor, higher the discount rate, lower the discount factor, and vice versa। ओके हो गया? अब लिखें, एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है
एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है लेंडर को प्रिंसिपल भी पे कर दिया, लेंडर को प्रिंसिपल भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, फिर भी हमें फायदा हो गया। अब जरा सोच के बताना, क्या तुम्हें सिर्फ ये सिखाऊं बेटा 10 बजे, क्या तुम्हें सिर्फ ये सिखाऊं कि मांगना आना चाहिए, या ये सिखाऊं मांगना अच्छी टर्म्स पे आना चाहिए? और मांगना भी आना चाहिए। हाँ, आईएमएफ से हम क्यों लुट रहे हैं? हम मांग रहे हैं, अच्छी टर्म्स पे नहीं मांग रहे। अब अगर ये क्रीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उठाएं तो पहले तो उन्हें कोशिश करें पाकिस्तान में रोक लें, वो तो रुकते नहीं है। और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो जो फाइनेंस मैनेजर हैं, उनके दिमागों को यूज करें, दुनिया से अच्छी टर्म्स पे मांगें। जब अच्छी टर्म्स पे लोगे ही नहीं तो होगा कि आ तो जाएगा लेकिन वो फायदा देने के बजाय नुकसान देगा। तुम में से कोई पागल दीवाना होता और इसे 30% पे ले आता, कितने पे ले आता? 30 पे, तो ये पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होता। फिर क्या करता? वापस जा रहा होता, घर जाने से डर रहा होता, क्योंकि बेगम डंडा उठा के बैठी होती कि तुझे पढ़ाया किस लिए था तेरे अब्बे ने, जो तूने नुकसान ही करवाना था। और फिर उससे पैसे लेके पूरा कर रहे होते कि यार पैसे नहीं, जरा तेरी मेहरबानी, मेरा डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया, मेरी शॉट गलत हो गई। तो सही शॉट खेलनी है, और सही शॉट कौन खेल सकेगा? जिसका दिमाग सही चलेगा। इसलिए आपको सिखाया जा रहा है क्या? मांगना। आप मेरा मजाक उड़ाते हो अंसारी साहब, हमें मंगता बना रहे हैं। तो भाई जो पढ़ने आए हो वही बना रहे हो, क्यों पढ़ने आए हो? अंसारी मांगना सिखा और अच्छी टर्म्स पे मांगना सिखा, अच्छी टर्म्स पे मांगना सिखा। इसलिए मांगना एक काम है और मांगने की जो कॉस्ट है वो दूसरा काम है, और तीसरा काम है कहां से मांगना है, उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। किस रेट पर मांगना है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मांग कर कहां लगाना है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। टॉपिक कुछ समझ में आ रहा? सब्जेक्ट है क्या? तो 3 काम मेन सिखाने मैंने तुम्हें पहले। क्या? मांगना कैसे है, किस रेट पर मांगना है, और फिर इन्वेस्ट कहां करना है, इन्वेस्ट कहां करना है। पहले पेबैक सीखा, फिर ARR सीखा, अब क्या सीख रहे हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जी बेटा, हाँ, ये क्या है? प्रोजेक्ट से जो आया, और ये क्या है? प्रोजेक्ट में जो लगा। और प्रोजेक्ट में जो लगा वो मैं मांग के लेकर आया। मैंने पहले कहा मेरा हाथ खाली है, ये 10,000 कहां से आया हुआ है? मांग के, उसी की तो ये कॉस्ट है बेटा। ठीक है, अच्छा, अब आपके जहन में आएगा अंसारी जरूरी थोड़ी है कि हर कोई मांगता हो, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास वाकई पैसे होते हैं ना, तो वो तो नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे ना। ठीक है, बिलावल भुट्टो की एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा पैसा है उसके पास, उसने पाकिस्तान में सिंध में कोई प्रोजेक्ट लगा दिया। अगर वो ये प्रोजेक्ट अपने पैसों से लगा रहा है तो क्या ये पैसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था? ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वो 10% है। ठीक है, अपना पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसी का पैसा है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसका नाम है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी इसका नाम है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी। अभी नहीं लिखना, ठंडी करके खानी है, ठंडी करके। अभी सिर्फ ये समझे मैं मांग के ला रहा हूं, मेरे पास अपना पैसा नहीं है। किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसको क्यों यही 10% लेके चल रहा हूं। इट्स टू अर्ली के अभी इस पे बात करें। अभी यही अज्यूम करें कि
मांग के चल रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाए। एनपीवी कैलकुलेट कर दें, एनपीवी कैलकुलेट कर दें। जी भाई, a company is considering whether to invest in a new item of equipment costing 53,000 to make a new product. The product would have 4-year life and estimated cash profits. कौन सा profit? Over the 4-year period are as follow: 1, 2, 3, 4 और डिस्काउंट रेट कितना है? क्योंकि अभी छोटा सा काम है तो डायरेक्ट कर दूं। 11% पे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 1 + r रेज टू द पावर -n, -1 पुट करें और आंसर दें 901 सेकेंड 81 नेक्स्ट 73 नेक्स्ट 659 प्रेजेंट वैल्यू बोलिए 1531 कोई बात नहीं, इसमें नहीं लड़ना बच्चियों प्लीज, बड़ी हो गई हो। 20 नेक्स्ट 11 69 नेक्स्ट 79 ओके हो गया। अब ये क्या है? ये इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। ये क्या है? जमा कर दें। आंसर वही आएगा, इसलिए फॉर्मेट नहीं बनाया। 552221। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश लेस होना है इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब बताएं जी 53,000, इसके साथ डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 है। कितना बना? 50। अब बताएं जी नेट प्रेजेंट वैल्यू 222 ये क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अब अगर किसी टेस्ट में मैंने सॉल्यूशन ऐसे बना दिया तो क्या कहना? गो अंसारी गो, क्योंकि तुमने तो क्लास में ऐसे किया था। तो थोड़े से तुम भी बड़े हो जाओ। थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूं, थोड़े से तुम बड़े हो जाओ, फिर इंशाल्लाह हमारा गुजारा हो जाएगा। कल इंशाल्लाह इसी में रंग भरने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपने एक काम करना है, जहन को तैयार कर लेंगे सर कल से कॉस्टिंग को एमएफए में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है भाई? जैसे R2 में, इधर सुन लो, R2 में IS 38 करते हुए IS 16 आया था, तो एमएफए में एनपीवी कैलकुलेट करते हुए क्या आएगी? रेलिवेंट कॉस्टिंग। क्या आएगी? इंशाल्लाह कल बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।